है फुल, इससे ज़्यादा नहीं घूम सकता, पावर ही नहीं आ रही है। एक चीज़ है भाई इसके अंदर, ये चाहे आपको अपने पिकअप से डराए या ना डराए, पर वाइब्रेशन से डरा दे कि ऐसा लगता है कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इसके उड़ गए थे, सारा सर्किट उड़ गया था, तार फार इसकी चेंज हुई है। और जो गर्मी के टाइम पे LC40 इंजन ये KTM ने क्या बनाया है, क्या मतलब टेंशन चीज़ बना दी है पूरी जो जनरेशन। अब बात समझ में आएगी 3,65,000 रुपये की बाइक को 3,45,000 रुपये में कैसे बेचा जा रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्रीथ ब्लॉग। आज चला रहा हूँ मैं आप लोगों की और मेरी फेवरेट KTM ड्यूक 390 जनरेशन 3। हालांकि आज का वीडियो बहुत सारे KTM लवर्स को नापसंद आएगा, और बीइंग अ KTM ओनर, जो कि मैं पहले हुआ करता था, एक्स KTM ओनर कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मुझे भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से यार इस बाइक के अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मेरा कसम से दिल तोड़ दिया KTM वालों ने। ये क्या करा और ये क्यों करा। आज मैं आप लोगों को इस बाइक के अंदर आने वाली ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगा, जो कि इन गर्मियों में इतनी ज़्यादा हेक्टिक है ना। इन प्रॉब्लम्स के दौरान इस बाइक को, पर्टिकुलर इस ड्यूक 390 को, रोड पे खड़ा भी होना पड़ा है। 44 डिग्री का टेम्परेचर हो और आपको रोड पे बाइक लेके खड़े होना हो, क्या करोगे आप ऐसे में। और फिर आपको ये भी है कि मैंने इतने पैसे लगा के बाइक ले रखी है और वो ऐसा क्यों कर रही है, और जिसका आपके पास कोई रीज़न नहीं। और KTM वालों का तो आपको पता है, वो तो महान है, वो तो कुछ बताने से रहे। आजकल इस बाइक के अंदर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है, वो पता है क्या हो रहा है, ये इतनी ज़्यादा हीट हो रही है। ये बात मैं इस KTM के लिए नहीं बोलूँगा, ये बात LC40 इंजन वाली जितनी KTM है सबके लिए है। इन्हें 10 मिनट चलाओ नहीं, इनके मीटर के अंदर लिखा आ जाता है टेम्परेचर वार्निंग, इट्स टू हॉट, कूलेंट टेम्परेचर हाई, ये लिखा आ जाता है। चलो अभी तो मौसम थोड़ा ठीक है, और मैं थोड़ा इसीलिए इसको ना तेज़ चला रहा हूँ, जिससे कि थोड़ी इसमें हवा लगती रहे। और ऐसा होता ही ना, जैसे कूलेंट टेम्परेचर हाई होगा वैसे ही इसके अंदर यहाँ पे आपका जो कूलेंट है, चलो अभी तो ट्रैक मोड पे है, इसका मोड चेंज करता हूँ, मेरे को दिखाता हूँ आपको। मतलब इतना इरिटेटिंग है ना यार ये चीज़, इन्हें KTM वालों को इस चीज़ का यार सॉल्यूशन करके देना चाहिए। अभी कूलेंट टेम्परेचर है 91 डिग्री। अभी अगर बाइक कहीं पे भी रोकूंगा ना, रोकते ही कूलेंट टेम्परेचर सीधा 108 110 डिग्री कूलेंट टेम्परेचर हाई, और इतनी तेज बाइक गर्म होगी, इतनी तेज बाइक गर्म होगी जिसकी कोई हद ही नहीं है। और गर्म होने के बाद पता है क्या होता है, चलो गर्म हो जाए, कूलेंट टेम्परेचर हाई लिखा आ जाए, वो भी चल जाएगा, हीटिंग मारेगी वो भी चल जाएगा। पर यार बाइक क्या करती है, 3 से 4,000 RPM के बीच में इसके RPM होल्ड करती है, जिसका मुझे रीज़न लगता है कि ये कंटिन्यू खुद को ठंडा करने की कोशिश करती है, बट हो नहीं पाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया कूलेंट चेंज करा लो। अब आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, इस बाइक के अंदर आइस कूलेंट डलवा रखा है। आइस कूलेंट मतलब जो सुपर बाइक्स के अंदर कूलेंट डलता है ना, वो डलवा रखा है। बहुत एक्सपेंसिव कूलेंट भी है, और फिर भी इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो जू की तू है, मतलब बरकरार है, उस पर कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये चीज़ यार इतना मूड ख़राब करने वाली होती है, इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होती है ना, बस उसका मैं क्या ही करूँ और क्या तो ना करूँ। अब उसके अलावा देखो, चलो ये तो हीटिंग वाली प्रॉब्लम है, हीटिंग के साथ साथ एक चीज़ और भी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। KTM वालों ने क्या करा है, जब से इस बाइक का जो पावर बैंड हिलाया है ना, अब ये बाइक 7,000 RPM के ऊपर जाके पावर देती है, उससे नीचे कोई पावर नहीं देती है। अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल के लिए बताऊं तो 7,000 RPM से नीचे नीचे अगर आप इस बाइक को चलाओगे ना, तो ये ड्यूक 390 जैसा नहीं, ड्यूक 250 जैसा बिहेव करती है। मतलब इतनी लीनियंट हो जाती है पावर देने में, इतनी लीनियंसी से पावर देती है जिसकी कोई हद नहीं है। आप देख रहे हो 4th गियर पे चल रहा हूँ मैं, और 5,000 RPM पे हूँ, और मैंने इतना थ्रोटल घुमा रखा है। अब थ्रोटल देखना कितना छोड़ूंगा, ये देखो, मतलब ऑलमोस्ट इतना है तो इतना घुमा रखा है मैंने, जो कि कभी इतना ड्यूक में घुमाना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि ड्यूक हमेशा से इनिशियल RPM पे पावर देती थी, जो ड्यूक का एक कैरेक्टर हुआ करता था। स्पेशली जनरेशन 2 जो है ना, वो ये काम बहुत अच्छा करती है। वो भाई बेस्ट बाइक रही है KTM की आज तक, चाहे Gen 1 हो, चाहे Gen 2 हो, चाहे Gen 3 हो। Gen 2 हमेशा की सदाबहार एवरग्रीन बाइक रही है। खैर एक वीडियो जल्दी आने वाला है इस चीज़ के ऊपर, Gen 1, Gen 2, Gen 3 तीनों एक फ्रेम में होंगी, और तीनों में चीज़ें बताऊँगा। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, इनिशियली जब ये बाइक आई थी तब तो मुझे भी ऐसा लगा था कि इसका जो लो एंड टॉर्क है वो KTM ने सुधारा है, पर हम सारे लोग गलत थे। मैं बताता हूँ हुआ क्या था। अभी मैं चलो आप लोगों को देखो करके दिखाता हूँ, मेरे पीछे पिलियन बैठे हुए हैं। अगर मैं इसको 20 की स्पीड पे चलाऊँगा और स्पीड मेरी कम रहेगी, तो शायद इसे 20 की स्पीड पे सेकंड गियर पे तो झटके नहीं मारने चाहिए, शायद इसको 20 की स्पीड पे कंफर्टेबली चलना चाहिए। अभी दिखाऊंगा, देखना सेकंड गियर पे 20 की स्पीड पे कितने झटके मारेगी। मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा रोक के दिखाऊंगा। अब देखो भाई, 20 की स्पीड पे तो आदमी सेकंड गियर तक तो चला ही लेता है, ऐसा तो है नहीं कि सेकंड गियर पे नहीं चलाता है। अब देखो 18, 17, 15,
ऐसे करती है, हल्की हल्की सांस लेती है छोड़ती है, सांस लेती है छोड़ती है, ऐसे बिहेव करती है। और अगर उठाना चाहो बिल्कुल स्लो स्लो एक्सेलरेट करके उठाओ तो उठ जाती है। मतलब हमें ना इसके हिसाब से हमें चलाना पड़ता है, ये मतलब राइडर के हिसाब से नहीं चलती है। एक तो ये चीज़ मुझे इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और जो है गर्मी के टाइम पे LC40 इंजन ये KTM ने क्या बनाया है, क्या मतलब टेंशन चीज़ बना दी है। पूरी जो जनरेशन 2 के अंदर रिलायबिलिटी थी ना, मैं मानता हूँ KTM की Gen 2 इतनी ज़्यादा रिलायबल बाइक थी, मुझे कभी टेंशन नहीं होती थी। और देखो अब फोर्थ गियर डालो नहीं डल रहा है, कम से कम 4 अटैम्प्ट लिए हैं मैंने लीवर को ऊपर पुल करने पे, नहीं डल रहा है। हालांकि यूँ कहते हैं ना कोई शिफ्टर 5-6 हज़ार RPM के ऊपर यूज़ करना चाहिए, मैं तो 5-6 हज़ार के भी ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। ये भी देखो एक कंसर्न है। पता नहीं क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा है KTM वालों क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और अब तो मैं आप लोगों को बताऊं, इन्होंने ड्यूक 390 के अंदर से मैटजिलर टायर भी डिसकंटिन्यू कर दिया। अब इनके अंदर अपोलो अल्फा H1 आ रहे हैं। मुझे लगता है KTM वालों ने बल्क में टायर उठा लिया है, यही NS 400 में डालो, यही ड्यूक 390 में डालो, और टायर उन्हें पड़ेगा सस्ता तो सब बाइकों में यही डालो। NS 400 के लिए तो अच्छा टायर है, पर यार KTM में थोड़ा प्रीमियम टायर दो ना यार। बंदा जब प्रीमियम पैसा दे रहा है तो मैटजिलर दो। 18-19 हज़ार रुपये का मैटजिलर आता है, 10-11 हज़ार रुपये का हम लोगों को पड़ता है। ये लोग तो बहुत बल्क में उठाते हैं ना, और 8-9 हज़ार रुपये का पड़ता होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पे आप लोग देखोगे ना तो थोड़ा सा मतलब चीज़ों में KTM भी धीरे धीरे चीप होता चला जा रहा है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, आपका सुन के दिमाग ख़राब हो जाएगा और आप लोग कहोगे कि यार मतलब KTM वालों को इस चीज़ में तो थोड़ा सा लगना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। ये जो नई वाली ड्यूक है KTM ड्यूक 390 जनरेशन 3, इसके अंदर KTM जो ब्रेक पैड देते हैं, यूजुअली KTM की 390 सीरीज़ में सब में आपको ब्रेम्बो का ब्रेक पैड देखने के लिए मिलता है। पर इस बाइक के अंदर जब इसकी फर्स्ट सर्विसिंग हुई थी और जब इसकी ब्रेक्स इतनी हमें अच्छी नहीं लगी थी, इसके अंदर इन वाइब्री का ब्रेक पैड होता है वो डाल के दे रखा है। भाई ये सब चीज़ें हरकतें तो 250 तक समझ में आती है, चलो 250 सस्ती है भाई, 390 में भी अभी वाइब्री का ब्रेक पैड दे रहे हैं। अब बात समझ में आएगी 3,65,000 रुपये की बाइक को 3,45,000 रुपये में कैसे बेचा जा रहा है, वो ऐसे बेचा जा रहा है। अब बताओ ये चीज़ें ठीक हैं? अब आप लोग खुद बताओ क्या ये चीज़ें आपको ठीक लगती हैं? अब देखो फिक्स्ड गियर पे फुल थ्रॉटल पे हूँ, नहीं उठ रही है। फुल थ्रॉटल पे 5,000 RPM पे फुल थ्रॉटल, देखो फिर से दूँ, ये देखो फुल थ्रॉटल है, फुल, इससे ज़्यादा नहीं घूम सकता। पावर ही नहीं आ रही है, क्योंकि पावर जब आएगी जब ये अपने पावर बैंड पे पहुंचेगी। और इसका पावर बैंड पता है कहाँ है? वो है 7,000 RPM। मैं कितने RPM पे हूँ? 5,000। अब देखो 2 गियर उतारूंगा और अब 7,000 RPM थोड़ा जल्दी किक करेगी ना, मतलब जल्दी हिट करेगी तो पावर आएगी। ये देखो इस बात में दो राय नहीं है कि 7,000 RPM पे पहुंचने का बहुत बेहतरीन पावर देती है, पूरा फुल मैक्स पोटेंशियल दिखाती है, उस बात में बिल्कुल दो राय नहीं है। पर यार 7,000 RPM कहाँ सिटी में रह वो पाती है? थोड़ा सा खाली पैच मिलेगा, मैं एक बार खींच लूँगा, फिर मेरी स्लो चलनी स्टार्ट हो जाएगी। और चलो इन सारी चीज़ों को करने के बाद थोड़ी बहुत एवरेज पे फ़र्क पड़ा हो तो हम माने भी। एवरेज जैसे आज भी वही देना 20, 21, 22 या 25 दे देगी चलाने के स्टाइल के हिसाब से। हमारे चलाने के हाथ में तो भाई ये वही देती है 20, 21 का एवरेज। और 1000 सीसी की बाइक जितना गर्म होती है वो अलग, उसको तो चलो मैं एक बार के लिए फिर भी प्रॉब्लम कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मैं कहा मीटर में 2 हाइट की मतलब वार्निंग क्यों आती है? वैसे भाई देखो जब ड्यूक 390 आई थी ना जनरेशन 3, मेरा बहुत मन था इस बाइक को खरीदने का, पर मैंने पता है क्यों नहीं खरीदी? बस इन्हीं सब हरकतों की वजह से। मैंने तो सोचा था भाई जनरेशन 2 से जनरेशन 3 पे अपग्रेड करेंगे, मेरी तो फेवरेट होती थी ना KTM, और अब ये ऐसा बिहेव करने लगी है यार। मेरा पूरा मतलब मैं इतना डिसअपॉइंट हो चुका हूँ ना जनरेशन 3 वाली से। हो सकता है कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इस बाइक के अंदर हो, मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता हूँ, पर यार ये ऐसी मतलब ख़राब क्यों चलती है? एक्चुअल बता रहा हूँ, इस बाइक के अंदर इतनी वाइब्रेशंस हैं, आपको बहुत फील होगी। उठती तो ये है ही नहीं है, ये नहीं उठती बिल्कुल भी। कलाई मोड़ रखी है मैंने, अपनी कलाई तोड़ दूंगा पर ये उठेगी नहीं। ये देखो पूरा थ्रॉटल ले रखा है, और इससे ज़्यादा क्या लूँ? और इससे ज़्यादा जो RPM इन्होंने ऊपर दे रखा है भगाने के लिए इतनी दूर में, तो ट्रैफिक आ जाता है, आदमी कहाँ भगाएगा? चलो भाई मैं आपको थोड़ा लो गियर पे खींच के दिखाता हूँ, बाइक के ओनर की फरमाइश आ रही है। देखो भाई पावर बैंड में तो फुल पावर है इस पर, देखो 7,000 से जैसे ऊपर जाएगी ना तब पावर बैंड में चलती है, और हर वक्त 7,000 से ऊपर कौन खींचता है? मुझ जैसा इंसान तो अपनी बाइक के इंजन पे कभी इतना स्ट्रेस नहीं डालेगा जो हर वक्त 7,000 से ऊपर चलाए, नेवर। यहाँ पे तो बहुत अच्छी पावर देती है, यहाँ पे 390 बन जाती है, और जैसे अगर थोड़े हाइयर गियर पे हो ना तो भी 250 बन जाती है। पता नहीं क्या कर रखा है KTM वालों ने। एक चीज़ है भाई इसके अंदर, ये चाहे आपको अपने पिकअप से डराए या ना डराए, पर वाइब्रेशन से डरा देगी। ऐसा लगता है कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। और हाँ,
7000 RPM से ऊपर जाएगी तो आपको पावर से भी डराएगी। ये देखो अभी मैं फुल थ्रॉटल पे हूँ। एक चीज तो है, ये जब अपने पावर बैंड में होती है तब तो बहुत अच्छा खींचते हैं, बहुत अच्छी पावर बनाती है, पर उससे नीचे ना बहुत ओवर ही लीनियंट चलती है, जो KTM को कभी चलना ही नहीं चाहिए। KTM बनिए थ्रॉटल दो और भगाओ। थ्रॉटल लेती भी तो फुल है ये। अब देखो गियर नहीं बदल रही बाइक, मैंने 2 बार गियर लीवर पुल करा, नहीं बदला इसने। फिर लोग कहते हैं कि इटालियन बाइक खराब होती है। अब मुझे बायस्ड बन के अपनी एप्रिलिया की तारीफ यहाँ करनी पड़ेगी, जो मैं करना नहीं चाह रहा था इस वीडियो के अंदर, पर मुझे करनी पड़ेगी। बाकी यार देखो एक चीज़ और है, मतलब ठीक है यार सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, पर ये कुछ वो चीज़ें हैं जो अगर आप ड्यूक 390 जनरेशन 2 ऑन करोगे ना तो जनरेशन 3 में आपको अलग लगेंगी, और मे भी कम अच्छी लगे, मुझे तो कम ही अच्छी लगे। इस टाइम ये लेफ्ट हैंड साइड से इतनी आग फेंक रही है, मेरी पूरी टांग जला रखी है इसने। और आप लोगों को एक ऐसी बात बताता हूँ, आपने सुना होगा KTM में मेंटेनेंस बहुत आता है, और पता है बहुत मेंटेनेंस आने का एक रीज़न बताता हूँ आपको बहुत बड़ा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि होता क्या है, आपका जैसे KTM की बाइक्स के अंदर लो एंड टॉर्क एकदम बेकार होता है, तो आपको ना फ्रीक्वेंट गियर चेंज करने पड़ते हैं। आप इसे एक गियर पे कंटिन्यूस सेम स्पीड पे नहीं चला सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं एप्रिलिया का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसमें चीज़ अच्छी है। अब ये 4th गियर पे है, अब ये झटके मार के उठी है, ऐसे झटके मार के उठाओगे तो भी चेन सेट पे फ़र्क पड़ेगा, और अगर गियर डाउन करके उठाओगे तो है ही ऑब्वियसली आपकी गियर शिफ्टिंग हो रही है। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंट गियर चेंज करने से आपका क्या होता है, चेन सेट जल्दी बोलता है। एप्रिलिया जो है ना वो वहाँ पे अभी 4th गियर पे 20 तक चली जाती है, 20 की स्पीड पे ही 4th गियर पे उठ जाती है, तो उसका इतना फ्रीक्वेंट हमें गियर चेंज नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसका लो एंड टॉर्क पैरेलल टू सिलेंडर इंजन होने की वजह से बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है। पर KTM में सिंगल सिलेंडर और मैक्सिमम पावर इस इंजन से निकालने की वजह से इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और जो लो एंड टॉर्क में ये थोड़ा सा सुसु कर देता है। इस वजह से इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जल्दी घिसती हैं, जैसे कि ये देखो ये मार रही है झटके, ये देखो 3रे गियर पे ऐसी हो गई जैसे बिल्कुल मौत आ गई हो इसे। ये जो मैं फ्रीक्वेंट आप लोगों को गियर शिफ्ट करने की बात बता रहा हूँ ना, ये चीज़ आपके गियर बॉक्स को तो हार्म करती है, उसके साथ साथ आपकी जेब को भी गियर बॉक्स को नहीं, चेन सेट को हार्म करती है, उसके साथ साथ आपकी जेब को भी हार्म करती है, जिस वजह से ये एवरेज भी कम देती है। आपको पता ही होगा जितना ज़्यादा गियर चेंज करोगे उतनी ज़्यादा एवरेज कम आएगी, जितना ज़्यादा एक गियर पे चलोगे उतनी एवरेज ज़्यादा आएगी। ये चीज़ सिर्फ हाईवे पे ही नहीं, अगर आप सिटी में भी एक सेम गियर पे कांस्टेंट क्रूज कर रहे हो ना, मान लो 60 की स्पीड पे कंटिन्यू 5th गियर पे चल रहे हो, या मान लो 40 की स्पीड पे कंटिन्यू 4th गियर पे चल रहे हो, तो वहाँ पे एवरेज अच्छी बनती है। बट ये क्या करती है, ये कहती है मालिक पहले गियर बदलो तब मैं चलूँगी। और दूसरा इसमें 100 किलोमीटर के बाद ना, और ये देखो अभी किल स्विच ऑन करा है, अगर ऑफ करके ऑन करूँगा स्टार्ट नहीं होती है, ये देखो नहीं हो रही, ये देखो इतनी देर टाइम लेती है। और उसी के साथ साथ अभी जैसे हाफ टैंक फ्यूल दिखा रही है, अभी थोड़ी देर में 190 से 90 से जैसी 100 के आसपास पहुंचेगी ना, 100 या 70, उसके बाद सीधा 0 होती है रेंज इसकी। 70 से नीचे सीधा 0 दिखाती है, कहती है ख़त्म, मेरे अंदर कोई पेट्रोल नहीं है। मैं तो ओवरहीट करने के बाद RPM 3000 से नीचे डाउन होगा, बता दिया। और आपको पता है एक चीज़ और भी है, मैं तो एप्रिलिया के मीटर से ही परेशान था कि एकदम गलत बताता है पेट्रोल, ये तो ससुरा उसका भी बाप है। कितने पैसे खाए एप्रिलिया से? यार 2-3 लाख रुपए तो लेने चाहिए मुझे उनसे, लेने चाहिए, बोलते ना। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं बायस्ड होकर एप्रिलिया वालों की पेड वीडियो बना रहा हूँ। अरे नहीं यार, पेड वेड नहीं है, पैसे भी तो नहीं देते। कम से कम अगर वो पैसे देते और आप लोग कमेंट में आके बोलो कि पैसे खाए हैं, मेरे जी को तसल्ली तो हो जाएगी कि हाँ यार मैंने पैसे खाए थे इसलिए मुझे ऐसा बोला जा रहा है। साला ना पैसे खाए ना कुछ, फिर भी गाली सुनो। खैर इन बातों का तो कोई इलाज नहीं है, पर नई वाली ड्यूक 390 के अंदर ये समस्याएं ज़रूर हैं। जितनी मैंने बताई है पेपर पे नोट कर लेना, चला के देख लेना, या जो ऑन करते हैं वो लोग कमेंट में बता देना। और जो लोग बायस्ड होंगे उनका खैर कुछ हो नहीं सकता है। बाकी तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, इतनी ही इन्फॉर्मेशन। आज मौसम थोड़ा अच्छा रहा है तो इसमें 2 हाई की वार्निंग नहीं आई है, पर मैं क्लिप अटैच कर दूँगा। और एक दिन तो इसने ऐसी हरकत करी है जिससे ये आदमी को मरवा भी सकती है। इसका 150 या 160 पे रियर टायर लॉक हो गया, पीछे से फिस्टेल करी, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे उल्टी सीधी हिली और सीधा 70 या 60 पे स्पीड आ गई है। आदमी ऐसे में कितना डर जाएगा, ऐसे लगेगा इंजन सीज हो गया, इसलिए पीछे का टायर लॉक हो गया है। क्योंकि इंजन सीज होने के बाद क्या होता है, आपकी बाइक का टायर वायर कुछ नहीं घूमता, लॉक हो जाती है, वहीं खड़ी हो जाती है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सारे बंद होगा, आप थ्रोटल दे रहे हो, थ्रोटल गोल गोल घूम रहा है पर रेस नहीं ले रही है। आदमी को रोड पे खड़ा करा है। और एक दिन इसका ये भी फूक गया था, इसके अंदर आग लग गई थी, इलेक्ट्रॉनिक इसके उड़ गए थे, सारा सर्किट उड़ गया था, तार फार इसकी चेंज हुई है। मतलब इतनी दिक्कतें KTM में क्यों हैं?
जो कि हुआ नहीं करती थी। पूरा दिल तोड़ दिया मेरा यार। बस अब बंद करो इस वीडियो को, लोग कहेंगे कि यार प्रीत भाई क्या बातें कर रहे हो। ठीक है भाई, आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है भाई, बस अब मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ। फिर कभी मिलेंगे, बस अब मेरा मूड खराब हो गया। बाय गाइस।